नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने सफलतापूर्वक बीए पार्ट प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की और आप आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की कक्षा में बैठे हुए हैं। चलिए, इस प्रश्न पत्र में हम किस तरह से पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस किस तरह से होगा, ये वीडियो आज इसी पर बनाया गया है कि हम पहले ये समझें कि हमारे पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली कक्षा में आप जब प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए तो आपको सिलेबस की जानकारी तो है। हम ये जानते हैं कि हमारे किसी भी प्रश्न पत्र के सिलेबस को मूलतः 5 इकाइयों में बांटा जाता है। प्रत्येक इकाई के अंदर कई सारे अध्याय होते हैं और उन अध्यायों का हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान भूगोल को भी 5 इकाइयों में बांटा गया है। इसमें से पहली इकाई में सबसे पहले हम राजस्थान का परिचय पढ़ते हैं। राजस्थान के परिचय के अंदर हम ये देखेंगे कि राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार है, राजस्थान की ज्यामितीय अवस्थिति किस प्रकार है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई व चौड़ाई क्या है, राजस्थान की किन और राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं, राजस्थान की कहां कहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, ये राजस्थान के परिचय में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये राजस्थान के कुछ इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि राजस्थान का नाम राजस्थान कब पड़ा, किसने राजस्थान सबसे पहले राजस्थान को पुकारा। ये सभी चीजें हम राजस्थान के परिचय के अंदर हमारी इकाई नंबर 1 के पहले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग ऑफ द स्टेट। दूसरा जो हमारा अध्याय होगा वो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में होगा कि वर्तमान स्वरूप का जो राजस्थान हम देखते हैं, ये राजस्थान किस प्रकार आज के स्वरूप में पहुंचा, कितने चरणों में होकर पहुंचा। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के समय राजस्थान का क्या स्वरूप था और आज राजस्थान का क्या स्वरूप है, कितने चरणों में राजस्थान का यह स्वरूप आया, इसका अध्ययन हम दूसरे अध्याय के अंदर करेंगे, जिसमें राजस्थान की निर्माण की प्रक्रिया के चरणों के रूप में हम विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगार्भिक संरचना। राजस्थान की भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना से तात्पर्य मूलतः राजस्थान के धरातलीय प्रकृति से है कि राजस्थान के धरातल की प्रकृति किस प्रकार है, राजस्थान के धरातल के अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, राजस्थान का जो भूगार्भिक इतिहास है पृथ्वी के प्रारंभ से लेकर आज तक, इसके अंदर कितने प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है और वर्तमान स्वरूप में राजस्थान के धरातल में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, इसे भूगार्भिक संरचना के अंदर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की भूगार्भिक संरचना। रेलिफ, फिजियोग्राफिक रिज। रेलिफ, रेलिफ का तात्पर्य होता है उच्चावच। उच्चावच क्या होता है कि आपने प्रथम वर्ष की कक्षा में खासतौर से प्रायोगिक भूगोल के अंदर और भौतिक भूगोल में इस शब्द का कई बार सुना होगा। वास्तव में उच्चावच हम सामान्य बोलचाल की भाषा में धरातल के विभिन्न स्वरूपों का एक समग्र रूप उच्चावच शब्द से परिलक्षित करते हैं। हम कह देते हैं कि धरातल पर जितने भी स्वरूप पाए जाते हैं, चाहे वो पर्वत, पठार, नदी, मैदान, घाटियां और जितनी भी तरह के स्थल रूप होते हैं, उन सब का एक सम्मिलित समग्र रूप उच्चावच कहलाता है। पर वास्तव में यदि हम इसकी सैद्धांतिक परिभाषा की बात करें तो उच्चावच की परिभाषा कुछ यूं दी जाती है कि किसी भी क्षेत्र के धरातल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई तथा ढाल के कोणों में अंतरों के कारण उत्पन्न होने वाली त्रिविमीय आकृति को उच्चावच कहते हैं। आप समझ सकते हैं, परिभाषा देखने में थोड़ी क्लिष्ट सी लगती है, पर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, जहां ऊंचाई होगी वहां गहराई नहीं होगी, जहां ऊंचाई नहीं होगी वहां गहराई होगी, तो इन सभी चीजों के कारण उस क्षेत्र के ढाल के कोणों में अंतर। आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र का धरातल पूर्णतः समतल नहीं होता, तो धरातल की ये सभी विशेषताएं उसे एक विशिष्ट प्रकार की आकृति देती हैं, जो कि समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न बनाती है। इस तरह से वो एक क्षेत्र अपने आप में एक विशिष्ट प्रदेश बन जाता है और इन सभी प्रकार की आकृति जो त्रिविमीय आकृति बनती है, इन सब विशेषताओं के कारण इसी को हम उच्चावच कहते हैं। कई पुस्तकों में आप उच्चावच की एक लाइन के अंदर भी परिभाषा देखेंगे कि धरातल की त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ टेरियन इज कॉल्ड द रेलिफ, अर्थात धरातल का जो
थ्री डायमेंशनल आकार है वही उच्चावच कहलाता है। अभी थ्री डायमेंशनल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल का मतलब उसमें तीन विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई नहीं है तो गहराई, मतलब तीन एक्सेस के ऊपर, इस तरह से तीन एक्सेस, एक्स, वाई और जेड, तीन एक्सेस के ऊपर जब उसका विस्तार पाया जाता है तो उसे हम थ्री डायमेंशनल कहते हैं। तो इस तरह से थ्री डायमेंशनल जो उसका विस्तार होता है, जो उसका विन्यास होता है, उसे हम किसी भी क्षेत्र के धरातल का रेलिफ या उच्चावच कहते हैं। अगली बात आती है फिजियोग्राफिक रीजन, अर्थात भौतिक प्रदेश। किस राजस्थान के भौतिक प्रदेश, धरातलीय विविधता के आधार पर किसी भी क्षेत्र के जब हम प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हम उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो राजस्थान को जब आप आगे पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंदर, मूलतः मैं अभी बता देता हूं आपको, मूलतः चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली का पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार और कगार का क्षेत्र। ये राजस्थान के मूल भौतिक प्रदेश हैं जिनका आप आगे चलकर अध्ययन करेंगे। ड्रेनेज, ड्रेनेज का तात्पर्य है अफवाह। किसी भी क्षेत्र के जब जल, वर्षा जल एकत्रित होकर नदी या नाले के रूप में प्रवाहित होता है तो वो उस क्षेत्र का अपवाह कहलाता है, और हर क्षेत्र का अपना एक अपवाह होता है। तो राजस्थान के अपवाह के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह पाया जाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान के अंदर जल विभाजक क्या है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये राजस्थान के जल का विभाजन करती है। एक ओर का जल राजस्थान के पश्चिम की ओर जाता है और दूसरे ओर का जल राजस्थान के पूर्व की क्षेत्र की ओर जाता है। इस तरह से राजस्थान का अफवाह निर्मित होता है। जब हम डिटेल में आगे राजस्थान का अफवाह पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान के अफवाह की दृष्टि से राजस्थान को तीन भागों में बांटा जाता है। एक वो अफवाह क्रम जो राजस्थान की नदी नालों का जल अरब सागर की ओर लेके जाता है, दूसरा वो अफवाह क्रम जो राजस्थान का जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाता है, और एक तीसरा वो अफवाह क्रम जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, जिसे हम अंतः स्थलीय अफवाह या आंतरिक अफवाह कहते हैं। अर्थात राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियां, जो कि सामान्यतः ज्यादातर नदियां मौसमी प्रकार की नदियां हैं, जो अपने मुहाने से अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती हैं, पर किसी भी सागर या खाड़ी के मुहाने पर ना पहुंचकर स्थलीय भागों में समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की नदियों को अंतः स्थलीय प्रवाह वाली नदियां या आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के रूप से पढ़ा जाएगा, जिसका हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे। क्लाइमेट, जलवायु, जलवायु का क्या तात्पर्य है? जलवायु शब्द से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में एक लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत दशा, अर्थात किसी क्षेत्र में एक लंबी अवधि, अब लंबी अवधि से तात्पर्य ये एक वर्ष या एक माह नहीं है, ये अपितु कम से कम 30 वर्ष का समय। किसी क्षेत्र में 30 वर्ष के समय के दौरान विभिन्न समयों में, अलग अलग समय, अलग अलग माह के समय, अलग अलग दिन के समय, जब हम जलवायु के आंकड़े, खास तौर से वर्षा व तापमान के आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उसके आधार पर जो औसत आंकड़ा निकल के आता है, उस औसत आंकड़े के आधार पर हम उसे, जब जलवायु वर्ग, विभिन्न प्रकार के जलवायु वर्ग बनाए जा चुके हैं, बांटे जा चुके हैं, उन जलवायु वर्गों से इस औसत आंकड़े को मिलाते हैं, और जिस जलवायु वर्ग में ये औसत आंकड़ा सही ढंग से सेट होता है वो उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। तो इस प्रकार से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और जलवायु क्या होती है? किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत दशा जलवायु कहलाती है। सॉइल्स, मिट्टियां, मिट्टियों से क्या तात्पर्य है? धरातल के सबसे ऊपर की परत जो कि असंगठित होती है और जिसका निर्माण क्षेत्र विशेष की चट्टानों व वनस्पति के योग से होता है। अर्थात भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी असंगठित भुरभुरी परत क्या कहलाती है? मृदा या मिट्टी कहलाती है, जो वहां की चट्टानों और क्षेत्र विशेष की वनस्पति के योग से बनती है, जिसके ऊपर हमारे द्वारा कृषि की जाती है। और जिस क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होती है उस क्षेत्र में कृषि भी फलती फूलती है, और जिस क्षेत्र की मृदा अनुपजाऊ होती है वहां हम कृषि नहीं देख पाते हैं। तो राजस्थान की मृदाओं का भी हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पति को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखा जाए तो राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से कोई ज्यादा धनी राज्य नहीं है, फिर भी राजस्थान में कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जब हम प्राकृतिक वनस्पति अध्याय का अध्ययन करेंगे तो इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, और राजस्थान में हम देखेंगे खास तौर से प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा मिलती है। जबकि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, वहां पे हमें विरल मात्रा में और मरुद प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है।
द्वितीय इकाई, इकाई द्वितीय के अंदर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट, राज्य के कृषि पहलुओं का अध्ययन करेंगे। हम इसके अंदर राज्य की कृषि संसाधनों का अध्ययन करेंगे, राज्य की कृषि प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, राज्य में उगने वाली उपजों का अध्ययन करेंगे और उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को जानेंगे। फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स, इस अध्याय के अंदर हम खासतौर से खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। मेजर इरिगेशन सोर्सेस, टाइप्स एंड देयर इंटेंसिटी, वाटरलैंड, मुख्य सिंचाई स्रोत, उनके प्रकार और जलाशय। हम राजस्थान में उपलब्ध सिंचाई की सुविधाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में राजस्थान में किन किन क्षेत्रों से, किन किन परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में हमें जलाशय का विस्तार देखने को मिलता है। डेजर्टिफिकेशन एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, आज वर्तमान स्थिति में राजस्थान में मरुस्थलीकरण किस स्तर पर है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय प्रकार का क्षेत्र है और हमने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया है कि राजस्थान का लगातार ये मरुस्थलीय क्षेत्र धीरे धीरे अरावली पर्वतमाला को पार कर पूर्व की ओर बढ़ रहा है और मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। पर इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और वर्तमान इसकी स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या क्रियान्वित हुई है धरातल पर और क्या क्या फायदे हुए हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय के अंदर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लाइव स्टॉक्स एंड डेयरी डेवलपमेंट, पशुधन, राजस्थान में पशुधन और डेयरी विकास कार्यक्रम, राजस्थान के अंदर पशुधन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि राजस्थान पशुधन की दृष्टि से एक धनी राज्य है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पशु संपदा पाई जाती है और यहाँ पर डेयरी विकास के बारे में हम राजस्थान के इस अध्याय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इकाई 3, पावर एंड एनर्जी सोर्सेस, शक्ति व ऊर्जा संसाधन, इसके अंदर राजस्थान के अंदर हम शक्ति व ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के शक्ति संसाधन पाए जाते हैं, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन किस प्रकार के हैं, इन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम पुरातन काल से करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, उसे हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, इस तरह के ये जितने भी स्रोत हैं ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं जिनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जबकि वर्तमान समय में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इस प्रकार की ऊर्जा जिसका नवीकरण किया जा सकता है, जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि राजस्थान में इनकी क्या संभावना है। मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, खनिज संसाधन और उद्योग, राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक धनी राज्य है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों के ऊपर राजस्थान में विभिन्न प्रकार के उद्योग भी स्थापित किए हैं। इस अध्याय के अंदर हम राजस्थान के सभी खनिजों का अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, उनके वितरण का अध्ययन करेंगे और उनके ऊपर जो राजस्थान में उद्योग लगाए गए हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। इकाई 4, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जनांकीय संरचना। राजस्थान में जनसंख्या की संरचना किस प्रकार है, हम इसका अध्ययन जनांकीय संरचना के अध्याय में करेंगे। इसके अंदर हम जनांकीय संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको विभिन्न बिंदुओं के अध्ययन किया जाता है और ये बिंदु जैसे कि ग्रोथ, वृद्धि, राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, पिछले दशकों में राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी और आने वाले दशकों में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो सकती है, इसका भी अनुमान लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्थान के अंदर जनसंख्या का वितरण कहां पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, कितना जनसंख्या घनत्व है, इसका अध्ययन हम राजस्थान की जनांकीय संरचना के अंदर जनसंख्या वितरण के बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे।
डेंसिटी, घनत्व, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व, राजस्थान के विभिन्न जिलों में, राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों में किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा किस प्रकार से निर्धारित होता है, किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व आर्थिक विकास की ओर जाता है, इस सब का अध्ययन हम जनसंख्या घनत्व के अंदर करेंगे और पिछले दशकों से लेकर आज तक राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ है। अर्बन रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ग्रामीण, नगरीय व ग्रामीण व्यवसायिक संरचना का अध्ययन, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जो व्यवसायिक संरचना है वो किस प्रकार की पाई जाती है, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। लिटरेसी, साक्षरता, साक्षरता किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का सबसे बड़ा मानक उस क्षेत्र की जनसंख्या की साक्षरता होती है। यदि जनसंख्या साक्षर होती है, यदि जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है, तो क्षेत्र के अंदर वो जनसंख्या, वो मानव संसाधन एक अच्छे आर्थिक विकास का परिचायक व सूचक होता है। कल्चरल हेरिटेज एंड जियो टूरिज्म, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और यहाँ की जो भौगोलिक पर्यटन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेले और उत्सव, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के मेले और उत्सव लगाए जाते हैं, यहाँ पे भरते हैं, हम उनका विस्तृत रूप से अध्ययन इस अध्याय के अंदर करेंगे। ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनजातियां, खास तौर से इसमें मीना, भील, सहरिया और गरासिया का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा राजस्थान की जनजातियों के अंदर। इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है, इनका वितरण किस प्रकार का है, इनका सामाजिक व सांस्कृतिक तंत्र किस प्रकार का है, इनके परंपरागत रीति रिवाज किस प्रकार के, इन सब का अध्ययन हम राजस्थान की जनजातियों के अंदर करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, राजस्थान के अंदर परिवहन व व्यापार, इसके इस सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन हम राजस्थान के इस अध्याय में करेंगे। इकाई पंचम, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश, इससे पहले आपने देखा होगा कि हम इकाई प्रथम के अंदर राजस्थान के फिजियोलॉजिकल रीजन पढ़ के आ चुके हैं। फिजियोलॉजिकल रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्षेत्र विशेष की धरातलीय विशेषताओं के आधार पर जब क्षेत्र को विभिन्न प्रभागों में बांटा जाता है तो उसे भौतिक प्रदेश या फिजियोलॉजिकल रीजन कहते हैं। जबकि ज्योग्राफिकल रीजन या भौगोलिक प्रदेश किसी क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक भूदृश्य और क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक भूदृश्य का एक समावेशित रूप जो उभर कर सामने आता है, वो उस क्षेत्र का भौगोलिक भूदृश्य कहलाता है। अर्थात उस क्षेत्र की भौतिक दशाएं और क्षेत्र की मानवीय दशाएं और सांस्कृतिक दशाएं मिलकर जो भूदृश्य बनाती हैं, वो एक भूदृश्य सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम क्षेत्र विशेष के भौतिक संसाधनों का, भौतिक दशाओं का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ ही वहां पे मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, मानवीय विकास का अध्ययन भी किया जाता है, मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है, और इससे जो क्षेत्र उभर कर सामने आता है उस क्षेत्र या प्रदेश को हम भौगोलिक प्रदेश या ज्योग्राफिकल रीजन के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय के अंदर हम राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। डिटेल्ड स्टडी ऑफ मरुस्थली, मरुस्थली राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, यह एक राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है जिसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अरावली, अरावली का क्षेत्र भी राजस्थान का एक भौगोलिक प्रदेश है जहां की प्राकृतिक दशाएं और वहां की मानवीय गतिविधियां मिलकर एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक दशा को उत्पन्न करती है, जिसका अध्ययन हम अरावली भौगोलिक प्रदेश में विस्तृत रूप से करेंगे। हाड़ौती, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र ये अपनी भौतिक विशेषताएं तो रखता ही है और इन भौतिक विशेषताओं के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं भी अपने एक अलग स्वरूप के साथ एक नए भौगोलिक प्रदेश को जन्म देती है, और इस भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन हम विस्तृत रूप से हाड़ौती के पठार का जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तब करेंगे। ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी प्लेन का क्षेत्र, पूर्वी मैदान का क्षेत्र, इसका भी ये अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में विस्तृत रूप से करेंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पर्यावरणीय समस्याएं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि पर्यावरण की समस्या समस्त देश में, न केवल समस्त देश में अपितु समस्त विश्व में बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान की भी अपनी स्वयं की कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं। वर्तमान समय में राजस्थान की क्या पर्यावरणीय समस्याएं और उन पर्यावरणीय समस्याओं से हम कितना जूझ रहे हैं और उनके लिए, उनको कम करने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार से क्या प्रयास आ रहे हैं, इन सब का हम विस्तृत रूप से अध्ययन इन पर्यावरणीय समस्याओं के अंदर करेंगे। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाटर एंड सॉइल, संरक्षण व प्रबंधन।
वन संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन, जल संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन और मिट्टी संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन। ये वो संसाधन हैं जो किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक परिदृश्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए इन संसाधनों के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। पर वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इन संसाधनों का बड़ी तेजी से शोषण किया जा रहा है। तो उस शोषण को रोकने के लिए और इन संसाधनों को हमारे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए बचाए रखने के लिए वर्तमान समय में क्या प्रबंधन किया जाना आवश्यक है, किस प्रकार से इनका संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार की संरक्षण तकनीकों का हम उपयोग कर सकते हैं, इस सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान के अंदर वन्य जीव की क्या स्थिति है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि हम विकास की एक अंधी दौड़ में लगातार जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग करते जा रहे हैं, वन संपदा को गहरा आघात पहुंचाते जा रहे हैं। साथ ही साथ इस वन संपदा के विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी रहते हैं, तो उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लग जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए राजस्थान के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर वन्य जीव उद्यान बनाए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं, वन्य जीव उद्यान जिसे हम राष्ट्रीय पार्क कहा गया है, और वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम सेंचुरीज के नाम से जानते हैं। वहां पर इन प्राकृतिक वन्य जीवों को प्राकृतिक रूप से संरक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जहां पर मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा जाता है। उन क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक रूप से बचाने की पूरी व्यवस्था की जाती है, पूरे प्रयास किए जाते हैं, तो ताकि क्षेत्र विशेष के जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थात जैव विविधता है वो बनी रहे और वन्य जीव अपने वन्य आवासों और प्राकृतिक आवासों में अपना जीवन बिता सके। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा और उम्मीद है कि आप इस सिलेबस को समझ चुके होंगे। इस सिलेबस से, इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा से हमारे सामने एक खाका तैयार हो जाता है कि हमें आगे आने वाले समय में कैसे पढ़ना है, हमारे सामने क्या क्या अध्याय आएंगे। और खास तौर से आप राजस्थान के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, न केवल भूगोल की दृष्टि से अपितु आप जब कभी भी कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने जाएंगे तो राज्य स्तर के कंपटीशन एग्जाम में हर जगह आपको राजस्थान के सवाल सामने आएंगे। और आप यदि इस समय राजस्थान का विस्तृत रूप से, विशेष रूप से और क्रूरता से अध्ययन कर लेते हैं तो राजस्थान आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा और निसंदेह आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने में सक्षम होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस पेपर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे और कंपटीशन एग्जाम के साथ तैयारी करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में आप इस पेपर का फायदा उठा सकें और साथ ही साथ आप परीक्षा के अंदर भी इस पेपर में अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।